नमस्कार, मैं प्रतिभा दायत केंद्रीय विद्यालय दमोह से आप सबका सोशल साइंस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है और उस पर विचार करना है। आपने देखा दो टीमें खेल रही हैं और नियम तोड़ने पर रेड कार्ड दिखाकर रेफरी द्वारा उन्हें खेल से बाहर किया जा रहा है। कल्पना करिए अगर नियम ना बने होते तो इस खेल का क्या होता। क्या ये खेल खेलना संभव हो पाता। इस खेल का एक नियम है, ये पैरों से खेला जाता है और गोलकीपर ही केवल बॉल को हाथ लगा सकता है। कोई और खिलाड़ी अगर ऐसा करता है तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाता है या फाउल माना जाता है। इसी तरह से हर खेल के अपने नियम होते हैं, चाहे वो फुटबॉल है, हॉकी है, हैंडबॉल है, सबके अपने नियम होते हैं। इन्हीं नियम को कॉन्स्टिट्यूएंट रूल ऑफ गेम्स कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट रूल ऑफ गेम्स। इसी तरह समाज के भी कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों पर उस समाज का निर्माण होता है। हर समाज के अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि उन नियमों पर समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं वो सहमत होते हैं, उनकी कंसेंसस होती है। और इन्हीं कंसेंसस को आज के आधुनिक समय में एक रिटन फॉर्म दिया गया है। और ये जो रिटन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह से भारत में भी किन नियमों पर देश की शासन व्यवस्था को चलाना है, किन नियमों पर समाज का निर्माण होगा, ये भी एक रिटन फॉर्म में लिख दिया गया है, जिसको द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, challenges before constituent assembly, key features of Indian constitution. Why does a country need a constitution? Because constitution tells us what the fundamental nature of our society is. किसी भी देश में बहुत सारी अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं और ये संभव नहीं है कि सभी की सोच और विचार एक जैसे हों। उनमें मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेट ऑफ रूल्स और वो प्रिंसिपल्स देता है, जिससे ऐसी सोसाइटी बनती है जिस पर लगभग सभी लोग सहमत हों, ताकि बिना किसी लड़ाई झगड़े के समाज बन सके। द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो, यह भी हमें संविधान बताता है। जैसे इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब है सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। अब ये चुनाव कैसे होगा? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे, यानी बिना किसी भेदभाव के भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को वोट करने का अधिकार होगा। इसके आधार पर सरकार बनाई जाएगी। कौन व्यक्ति सरकार बनाया जाएगा? वही व्यक्ति या दल सरकार बनाएगा जिसे संसद में बहुमत मिलेगा। संसद में बहुमत प्राप्त दल अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके, अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किस तरह उसे उसकी पावर का मिसयूज करने से रोका जा सकता है। थर्ड, हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in. कई बार हम लोग क्षणिक आवेश में आके भारत की जनता ये सोचती है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जिसमें हर काम को पूरा होने में बहुत समय लगता है। कोई भी बिल जो संसद में रखा जाता है उस पर इतना ज़्यादा डिस्कशन होता है कि वो बिल जो है वो बहुत लंबा समय ले लेता है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
अब क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है तो मनी कंज्यूमिंग भी होता है, इलेक्शन बार बार होते हैं, तो ये जो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है कई बार उसको जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं और उनको लगने लगता है कि एक डिक्टेटर आए और देश में शासन करे, फटाफट से निर्णय लें, फटाफट से उसको लागू कर ले। पर ये जो फटाफट वाले निर्णय होते हैं वो लॉन्ग टर्म में हमारे देश के लिए नुकसान देने वाले भी हो सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कर देता है कि किसी भी स्थिति में इस बेसिक स्ट्रक्चर से आगे जाके कोई भी जो काम है इस देश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ निर्णय जरूर अच्छे लगते हैं लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उनका नुकसान ही हमारे सामने आएगा। हम एक तानाशाही सरकार की स्थापना तो कर लेंगे लेकिन क्या हमें वो स्वतंत्रता मिल पाएगी? हमें वो स्वतंत्रता जो लोकतंत्र में मिलती है वो हमें तानाशाही में नहीं मिल पाएगी। Constituent Assembly. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे लगभग 300 मेंबर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किए गए थे और ये जो 300 मेंबर्स थे इनको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया गया था। 1946 में संविधान सभा को बनाया गया था और संविधान सभा में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अब तक भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के कंट्रोल में बहुत असमानता देखी है, बहुत तरीके का जो अत्याचार है वो भुगत चुके हैं वो लोग। तो अब वो लोग एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहते थे, एक ऐसे शासन को बनाना चाहते थे जहाँ सब व्यक्ति समान हो, किसी पर कोई अत्याचार ना हो, एक अच्छा सा वातावरण जिसमें सब व्यक्ति अपने आप को भागीदार समझ सबके शासन में, एक ऐसे देश का वो निर्माण करना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जो बनाए गए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी जिसको कि संविधान में मेन वर्क करना था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लीडरशिप में बनाई गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का जो मेन वर्क था वो किया और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी कहा जाता है। चैलेंजेस बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब संविधान सभा का गठन किया जा चुका है और संविधान सभा में लगभग 300 लोग मौजूद हैं। ये जो 300 लोग हैं उन सभी के सामने संविधान, एक ऐसा संविधान बनाना है जो लगभग भारत के सभी लोगों को की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो क्या संविधान को बनाना इतना आसान था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उस समय कौन कौन सी परेशानियां थी, जिनको कौन कौन से चैलेंजेस थे जिनको ध्यान में रखकर उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। फर्स्ट चैलेंज जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने वो था द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड डिस्टिंक्ट कल्चर। भारत एक ऐसा देश है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। इन सबको ध्यान में रख के संविधान का निर्माण करना है ताकि किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव ना हो सके, क्योंकि वो सब भारत देश के नागरिक हैं। Second, India was going through turmoil due to imminent partition of the country into India and Pakistan. ये वो समय था जब भारत का विभाजन तय हो चुका था और भारत का विभाजन और भारत जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दो भागों में बंट चुका था। तो भारत का विभाजन हो जाने के कारण जो भारत के लोग थे, भारत में बड़ी संख्या में बाहर से लोग आए थे, तो उन लोगों को भी संतुष्ट करना था, उन लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना था। तो उस समय भारत एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा था कि एक तरफ संविधान सभा अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ भारत में स्थिति ये है कि बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, एक अव्यवस्था भी है। इस अव्यवस्था के कारण एक शांतिपूर्ण माहौल नहीं है कि एक बहुत अच्छा शांतिपूर्ण माहौल है, पीसफुल एनवायरनमेंट है और उसमें बैठकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपना काम करना है। नहीं, देश में एक तरफ ये अव्यवस्था भी चल रही थी और ऐसे ही माहौल में उन्हें एक अच्छा संविधान भी बनाना था। नेक्स्ट है हमारा अनहेल्पिंग एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। भारत में कई ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसी प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें हम रियासतें भी कहते हैं उनको भारत में मिलाना भी एक बड़ी चुनौती जो थी उस समय भारत के सामने थी।
इसके अलावा द डेसिमल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल। भारत में उसमें उस समय इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। सामाजिक असमानता, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी, लोअर कास्ट अपर कास्ट, ये जो सिस्टम था वो इंडिया में बहुत ज़्यादा था। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा थी, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर थे, गरीबों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। तो दोनों के बीच में हैव और हैव नॉट्स, मतलब जो कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच के गैप को कम करना जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक बड़ा चैलेंज था। एक ऐसा संविधान बनाना था जो सोशल इनइक्वालिटी को दूर कर सके, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर कर सके। तो ये जो चैलेंज थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत ज़्यादा थे। All these issues affected the mind of the member of the Constituent Assembly during drafting of the Constitution. अभी जो समस्या पर हमने विचार किया, ये सारी समस्याएं जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने थी। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की। They rose to the occasion and give this country a visionary document respecting and maintaining diversity while preserving national unity. रीजनल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लैंग्वेज जो है वो भी हमारे देश में अलग अलग थी, कल्चरल डाइवर्सिटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी ड्राफ्टिंग की गई। ये ध्यान में रखा गया कि हर भाषा, धर्म और संस्कृति के लोगों को अधिकार मिल सके, उनकी धर्म, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा की जा सके, लेकिन नेशनल यूनिटी की कीमत पर नहीं। नेशनल यूनिटी जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट रखी गई कि हम डाइवर्सिटी भी मेंटेन करेंगे, लेकिन नेशनल यूनिटी है उस पर भी किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इन दोनों चीजों को साथ में लेकर, इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ड्राफ्टिंग की गई। The final document also reflect their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms. ड्राफ्टिंग करते वक्त जो फाइनल ड्राफ्टिंग की गई कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें इस बात का ध्यान में रखा गया कि इस तरीके से सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने होंगे ताकि जो सोशल इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, उसको दूर किया जा सके, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए जाएं ताकि हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको कम किया जा सके, गरीबों को भी ऐसी सुविधाएं दी जा सके ताकि वो भी आगे बढ़ सके। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका है और अब हम देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी की फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म। फेडरलिज्म, संघवाद, संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं। जैसे भारत में यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं पंचायती राज। यूनियन लेवल पे इलेक्शन अलग करवाए जाते हैं और ये जो इलेक्शन होते हैं वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहलाते हैं और इससे पूरे देश के लिए सरकार बनाई जाती है। स्टेट गवर्नमेंट पे इलेक्शन अलग कराए जाते हैं और ये जो इलेक्शन होते हैं वो असेंबली इलेक्शन कहलाते हैं और इसमें जो सरकार बनती है वो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है पंचायती राज। पंचायती राज जो है इसके लिए भी इलेक्शन करवाए जाते हैं और लोग और जो स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए ये एक छोटा सा सरकार बनाई जाती है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान दे सके। फेडरलिज्म अपनाने का मेन पर्पस ये है कि जो हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा देश है,
तो ये संभव नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो केंद्र में बैठकर या दिल्ली में बैठकर एमपी के डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम बना सके। वो बना तो सकते हैं, लेकिन वास्तव में एमपी के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं, ये उन्हें बहुत अच्छे से नहीं पता है। इसीलिए स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनाई जाती है, ताकि राज्य के लोग ही ये तय करें कि वो किस तरीके का विकास चाहते हैं, किस क्षेत्र को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मेन प्रॉब्लम है अगर मध्य प्रदेश का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको लेकर आए। फिर राज्य भी बहुत बड़े हैं, तो इतनी दूर से राज्यों के लिए संभव नहीं है कि वो गांव का विकास कर सकें। तो उन्होंने पंचायती राज सिस्टम जो है उसकी शुरुआत की, ताकि गांव के लोग ही ये तय कर सके कि गांव का विकास किस तरीके से किया जाना है। Parliamentary form of government. A parliamentary system of government means that the executive branch of government has the direct or indirect support of the parliament. The head of government is the prime minister who has the real power. संसदीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें वह व्यक्ति या दल सरकार बनाता है जिसको संसद में पूर्ण बहुमत मिलता है। बहुमत मिलने के बाद जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है। वास्तव में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल पावर्स होती हैं, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ही यूज करता है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हमारे देश में है, और प्रेसिडेंट लेकिन नॉमिनल होते हैं, वह नाम मात्र के होते हैं। उनके नाम पर सारी जो शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ही सारी जो पावर्स है उनको, रियल पावर्स जो होते हैं उनको यूज करते हैं। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट, ये इलेक्ट भी हो सकते हैं और किसी किसी जगह पर ये हेरिडिटरी भी होते हैं। जैसे इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और ब्रिटेन जो है वहां पे हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी है। जैसे क्वीन जो है वहां पे हेरिडिटरी है। सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। हमारे यहाँ सरकार में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कल्पना कीजिए एक ऐसे शासन व्यवस्था की जिसमें सारी जो पावर्स होती हैं वो एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। जैसे एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा, एक ही व्यक्ति उन्हें लागू करेगा, और एक ही व्यक्ति जो है उसको जस्टिफाई करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, व्यक्ति मनमाने तरीके से कानून बनाएगा, मनमाने तरीके से उसको लागू करेगा, और अपनी जरूरत के अनुसार उसको सही साबित कर देगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें इस तरीके की मनमानी को रोकना था। इसीलिए क्या किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया, और हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए। लेजिस्लेटिव यानी वो सत्ता जिसका काम होगा कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव जो बनाए गए कानूनों को लागू करेगी, जुडिशरी जो बनाए गए कानूनों को जस्टिफाई करती है। The legislature refers to our elected representatives. The legislature is that organ of the government which passes the laws of the government. लेजिस्लेटिव जिसको हम विधायिका भी कहते हैं, विधायिका मतलब वह संस्था जो विधेयक पास करती है या बनाती है। ये एक वह संस्था होती है जिसका काम होता है कानूनों को बनाना। कानूनों को बनाने का काम जो है लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, यानी बनाए गए कानूनों को लागू करने का जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव करती है। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for implementing the laws and running the government. Judiciary. The judiciary refers to the system of court in this country. लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव असेंबली जो भी कानून बना रही है और लागू किए जा रहे हैं, उनमें अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो उसको सुधारने का और उसको जस्टिफाई करने का जो काम होता है वो जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। The Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organ of government, and this ensures the balance of power between all three. विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, और जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है, वो उसको जस्टिफाई करती है। ये तीनों ही ऑर्गन्स अपने अपने लेवल पर रह के वर्क करते हैं, लेकिन एक दूसरे को चेक भी करते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी जो गड़बड़ी है कानून बनाने में, लागू करने में, और उनको
जस्टिफाई करने में कोई गलती ना हो। तो ये चेक और बैलेंस पे भी वर्क करते हैं। लेकिन ये चेक और बैलेंस जो होता है वो किसी भी रूप में किसी भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं माना जाता है। सेक्युलरिज्म। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. The Indian Constitution allows individuals to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for all in all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वह राष्ट्र होता है जो किसी भी धर्म को अपना एक राज्य धर्म घोषित नहीं करता है, बल्कि ऐसे राज्य में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार होता है और वह अपनी मर्जी से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। ऐसा करके भारतीय संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई है कि स्टेट पावर और रिलीजियस पावर दोनों अलग रहेंगी। स्टेट पावर और रिलीजियस पावर को अलग करने का उद्देश्य ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी धर्म विशेष को एक राज्य धर्म घोषित कर देते हैं, तो सरकार जब भी बनेगी तो उस धर्म विशेष के लोगों की ही प्रधानता या मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट में रहेगी। तो ये जो लोग होंगे जो सरकार में काम कर रहे हैं वो अपने ही धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे, उन्हीं को ज्यादा सुविधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अतः ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए, वो कोई भी रिलीजन हो सकता है, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को यूज किया गया है। ठीक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पावर है सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट, जो धर्म और राज्य को एक दूसरे से अलग करती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे व्यक्तियों को बराबर के अधिकार मिलते हैं। धार्मिक आधार पे किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रधानता, इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। सभी धर्म बराबर है, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। भारतीय संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट कहे जाने वाले फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार हैं जिनके बिना व्यक्ति के विकास की संभावना हो ही नहीं सकती है। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए ये अधिकार होना बहुत जरूरी होता है। These rights defined in Part 3 of the Constitution applied irrespective of race, place of birth, religion, caste, creed और gender. भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या नस्ल का हो, या पुरुष हो या स्त्री हो, उन सभी पर मौलिक अधिकार बराबर समान रूप से लागू होते हैं। सभी उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। They are enforceable by the courts subject to specific restrictions. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अधिकार, मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, उसके अधिकारों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो अपने अधिकारों को लेने के लिए कोर्ट में जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो हम आगे देखेंगे। मौलिक अधिकारों में ये भी है कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, आप इनके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरे जो केसेस होते हैं उनमें आप पहले लोअर कोर्ट जाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक जो दूसरे कोर्ट्स होते हैं उसमें आप जाते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट में आपके अगर राइट्स का वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, हमें संविधान की तरफ से 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उनमें सबसे पहले हम देखेंगे राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सोशली सब इक्वल है और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है।
इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्ति जो है वो कानून के सामने समान है, किसी भी सबके लिए सभी तरीके के अवसर जो है वो मौजूद है। ये अवसर की समानता डालना इसीलिए बहुत जरूरी था क्योंकि पहले इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस थे जिसके कारण होता था कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए कुछ अवसर होते थे और किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए वो नहीं होता था। इसीलिए राइट टू इक्वलिटी लाया गया जिसमें सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी जो थी वो लाया गया। साथ ही इसमें पब्लिक प्लेसेस को यूज करने का भी इक्वल राइट है। किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर कोई भी पब्लिक प्लेस को यूज करने से रोका नहीं जा सकता है। ये हमारा राइट टू इक्वलिटी है। नाउ राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में इंक्लूड किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन और बिजनेस। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी इसी में शामिल की जाती है। आप कोई संघ या संगठन बना सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए बना होना चाहिए। आप भारत के किसी भी भाग में जा सकते हैं और वहां रह सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि वो बाद में डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर जो होते हैं उनमें। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन और बिजनेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है क्योंकि भारत में कुछ ऐसे प्रोफेशंस थे जिनको केवल कुछ कास्ट के लिए फिक्स कर दिया गया था। तो उसको रोकने के लिए, वो जो इनइक्वालिटी थी उसको रोकने के लिए इस चीज का फ्रीडम दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो इस चीज के लिए स्वतंत्र है कि वो किसी भी पेशे को ऑक्यूपेशन को अपना सकता है। दिस इज राइट टू फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जिसमें कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी व्यक्ति का खरीदना बेचना जो है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। कई बार गरीब लोग जो होते हैं उनको बातों में लगाकर या कुछ लोगों को जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह बेचा और खरीदा जो जाता है उसको संविधान में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है। 14 ईयर्स और उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा, वो बाल मजदूरी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। थर्ड है बेगार। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे दिए काम करवाना। ये पहले बहुत होता था 1947 से पहले, बट आफ्टर 1947 इसको भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे दिए काम करवाना उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना गया है। Right to freedom of religion. Religious freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। वह अपने धर्म को प्रचार कर सकता है, अपनी इच्छा से अपने धर्म का परिवर्तन भी वो कर सकता है। दिस इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. सभी सभी संस्कृति के जो लोग हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी संस्कृति की समृद्धि के लिए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन वही इनका उद्देश्य एक पीसफुल होना चाहिए, कि शांतिपूर्ण तरीका इनका होना चाहिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ये सारे राइट्स जो हैं आपका, उनका कोई मतलब नहीं है जब तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं होगा। आपकी इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है, आपकी फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है, वायलेशन हो रहा है, ये सारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है और आप कुछ नहीं क्या कर सकते हैं जब तक आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं पता है। इसमें कहा गया है, ये बताया गया है कि आपके अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और आप उनको किस तरीके से लागू करवा सकते हैं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताता है। इसीलिए इसे सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स या सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
इस तरह से आज हमने समझा कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान निर्माण में क्या कठिनाइयां आती हैं और हमारे देश के संविधान निर्माताओं के सामने क्या कठिनाइयां आईं और उन्हें किस तरीके से उनके द्वारा दूर किया गया। साथ ही हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं जो हैं उनको भी भारत के संदर्भ में विशेष रूप से अध्ययन किया गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।